गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 11th में आपका स्वागत है। देखिए अपन 11वीं कक्षा में मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स देखिए कि समुच्चय प्रथम चैप्टर का मान है अपना जो नाम है वो है समुच्चय सेट्स। समुच्चय शब्द से मतलब है समूह से है, पर वो समूह किस प्रकार का होना चाहिए इसके बारे में अपन समुच्चय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समुच्चय की परिभाषा लेके जाए तो लिखेंगे, परिभाषा लिख लीजिए। समुच्चय अपनी प्रश्नावली का नाम है सेट्स समुच्चय। इस प्रश्नावली का तो लिखेंगे कि वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यहां देखें कि यहां सुपरिभाषित शब्द का अर्थ क्या है, लिखेंगे यहां सुपरिभाषित शब्द का अर्थ है कि कोई वस्तु उस समूह में उपस्थित है या नहीं का निश्चित बोध कराती हो। निश्चित बोध कराती है तो वह सुपरिभाषित है। किस सुपरिभाषित शब्द का अर्थ यही है कि कोई वस्तु उस समूह में उपस्थित है या नहीं है, इसका निश्चित पता चलता है कि वो समूह के अंदर स्थित है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समूह, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समूह सुपरिभाषित है, क्योंकि ए से लेकर के ABCD जेड तक होते हैं। इससे ज्यादा अगर अपन देखें तो कोई और अक्षर होते नहीं है अंग्रेजी में कि ए से लेकर के जेड तक स्थित होते हैं, तो ये सुपरिभाषित हो गया। तो वस्तुओं का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह क्या है? समुच्चय के रूप में स्थित है। तो यहाँ पर अपन देखें कि अब इस समुच्चय को व्यक्त किस तरीके से करते हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए कि समुच्चय को एग्जाम्पल दे रहा हूं कि समुच्चय का मतलब क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो ये एक समुच्चय है। क्या है ये? समुच्चय है। समूह लिखो, स्वरों का समूह। तो लिख देंगे ये समुच्चय है या नहीं है, तो लिख देंगे समुच्चय है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में
समूह फिक्स होता है, निश्चित होता है। जैसे ए बराबर ए ई आई ओ यू, इनके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला में और कोई स्वर है ही नहीं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है उनकी संख्या फिक्स है, ए ई आई ओ यू। इनके अलावा कोई अन्य अक्षर उपस्थित नहीं होता है। ये इसके अंदर बाहर का कोई भी अक्षर अपन नहीं लिख सकते। कोई कहेगा बी है क्या, तो बी नहीं है, तो नहीं तो नहीं है, इसमें हाँ या ना है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह है कि निश्चित है कि इन अक्षरों के अलावा कोई अन्य अक्षर नहीं आएगा इस समूह के अंदर। इनके अलावा और कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो सकता। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, इस प्रकार का जो नियम है, वो आपका समुच्चय कहलाता है। अगर मान लीजिए कि ये कही जाए कि मान लीजिए कि कोई समूह है या नहीं है, कि विश्व में 5 खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो विश्व में 5 खतरनाक जानवर वो किस तरीके से हैं इसके बारे में अपन फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए ये समुच्चय, कोई कहेगा कि सर्प ज्यादा खतरनाक होता है, कोई कहेगा कि बाघ ज्यादा खतरनाक होता है, कोई कहेगा कि चीता ज्यादा खतरनाक होता है, कोई कहेगा कि शेर ज्यादा खतरनाक होता है, कोई कहेगा हाथी ज्यादा खतरनाक होता है। तो खतरनाक अपन किस आधार पर, क्योंकि एक फिक्स मापदंड नहीं है अपने पास में कि वो खतरनाक किस तरीके से है। हर व्यक्ति का अलग अलग एंगल है देखने का। कोई कहेगा कि बिच्छू ज्यादा खतरनाक है, सर्प ज्यादा खतरनाक है। तो इनकी सब चीज की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे मान लीजिए विश्व में 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, तो आपको पता है कि 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग सुपरिभाषित नहीं है। क्योंकि 5 बल्लेबाजों का जो समूह है उसमें हर व्यक्ति अलग अलग एंगल से देखेगा। कोई कहेगा कि जो सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला है वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, कोई कहेगा कि जो सबसे ज्यादा रन बनाता है वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, कोई कहेगा कि वो बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है जो कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग मापदंड है। तो अपन फिक्स, तो ये ऐसे जो सब होते हैं, ऐसे जो नियम होते हैं वो समुच्चय के अंदर परिभाषित नहीं होते हैं, इसलिए इनको समुच्चय में नहीं लिखते हैं। अब देखिए इस समुच्चय जो निरूपण है, प्रदर्शन है, उसके 2 नियम हैं। तो लिखें अपन इस समुच्चय को व्यक्त करने की विधि, समुच्चय को व्यक्त करने की विधि या प्रदर्शन करने की विधि, एक ही बात है, प्रदर्शित करने की विधि। तो पहली जो विधि है समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण या नियम रूप क्या कहलाता है? नियम रूप कहलाता है। इसमें क्या होता है कि नियम रूप में इसे इस विधि में समुच्चय के इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को एक चर x के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे मजले कोष्ठक में x लिखकर
एक्स लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक्स, इसको सच दैट बोलते हैं। ऐसा है कि, या इस तरीके का चिन्ह भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। एक्स लिखकर चिन्ह लगाकर नियम लिखा जाता है। यह आपका समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। इस विधि के अंदर समुच्चय के सभी अवयवों को एक्स के रूप में व्यक्त कर लेते हैं और उसमें व्यक्त करके बाद में मझले कोष्ठक के अंदर एक्स लिख करके ये सब्जेक्ट का चिन्ह लगाते हैं, या ये चिन्ह भी लगा सकते हैं। ये चिन्ह लगाकर नियम लिखते हैं। वह जो रूप है वो उसका समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है भारत एक भारत का नागरिक, भारत का नागरिक भारत का नागरिक नागरिकों का समुच्चय नागरिकों का समुच्चय, इसे समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो किस तरीके से लिखना है आपको, जब इस तरीके से दे तो समुच्चय निर्माण के रूप में एक कोई समुच्चय है तो मझला कोष्ठक लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स एक भारत का नागरिक इस तरीके से जब लिखने का जो तरीका है वो आपका समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। कैसा रूप कहलाता है? समुच्चय निर्माण या नियम रूप कहलाता है। दूसरी जो विधि है इसकी वह है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, दूसरा नाम क्या है इसका? सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप, इसमें क्या है कि इस विधि में अवयवों को मझले कोष्ठक में अवयवों के मध्य अल्प विराम के चिन्ह
लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन अपन को मिलेगा कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखेंगे? रोस्टर रूप में लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो मान लीजिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को n से व्यक्त कर सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। यह आपका कहलाता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ये इसका रोस्टर रूप होता है। मझले कोष्ठक के अंदर अल्प विराम के चिन्ह, कॉमा का चिन्ह लगा करके अवयवों को लिखा जाता है। यह आपका रोस्टर रूप है। तो ये समुच्चय प्रदर्शित करने की जो विधि है इसकी बात हुई। अब अपन बात करें कि लिख सकते हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इससे व्यक्त करते हैं, बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यदि कोई समुच्चय है उसका अपन नाम लिखें, उसको व्यक्त करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करेंगे, कैपिटल ABC से। और यदि उसमें अवयव है, किसी अवयव को निरूपित करने की आवश्यकता पड़े तो उसमें अपन कौन से अक्षर काम में लेंगे? छोटे अक्षरों को काम में लेना है। यह आपके समुच्चय की बात रही। लेकिन क्या है कि समुच्चय के अंदर अपनी संख्या पद्धति जो होती है उसका मुख्य रहता है। संख्या पद्धति के अंदर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अपन को प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो ये सभी चीजें अपन को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपने पहले भी पूर्व में भी खूब पढ़ा है कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टार्टिंग में संख्या पद्धति 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी वास्तविक संख्या थी। यहाँ पर अपन वास्तविक संख्याओं के अलावा 5वीं प्रश्नावली में जाकर के काल्पनिक संख्याएं भी पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं उनको। अब यहाँ पर अपन संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि किस चीज से व्यक्त करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये चीज है।
बाद में अपन प्रश्न देखेंगे, जिससे आसानी से प्रश्न भी अपनी समझ में आ जाएंगे। लेकिन पहले अपना कार्य है संख्या पद्धति के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी अपन प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। संख्या पद्धति की बात करें तो देखिए, पहले भी आप बार बार से लिख चुके, केवल आपको समझना है और लिख लेना है। तो आप बात कर रहे हैं कि सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं संख्या पद्धति। गणित का तात्पर्य यह है कि संख्याओं के बिना गणित अधूरी है, तो संख्याएं के बारे में अपन को जानकारी होना जरूरी है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, आपने पूर्व में शुरू से पढ़ता है 5 छठी क्लास से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जितने अपन लिख सकते हैं उतने तक लिख सकते हैं कि ऊपर ये स्टार्ट कहां से होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक होती है। ये आपकी प्राकृत संख्या है, इनको n से व्यक्त करते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इनको w से व्यक्त करते हैं। w बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को और सम्मिलित कर लिया जाए तो वो अपनी कौन सी संख्या प्राप्त होती हैं, वो अपने पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं किससे व्यक्त करते हैं, w से व्यक्त करते हैं। देखिए नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याओं में z से या i से, i या z दोनों में से किसी से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको पता है z या i या z बराबर, तो देखिए इसमें माइनस में भी इंफिनिटी तक होती हैं संख्याएं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी। अगर आपसे कोई पूछे 0.5 पूर्णांक है क्या, तो ये पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब तो पॉइंट वाले बटे वाली संख्याएं इसके अंदर नहीं आती हैं। कोई पूछे 2.5 ये पूर्ण संख्या है क्या, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है और प्राकृत भी नहीं है, 2.5 की बात है। तो इसमें टुकड़े बटे वाली संख्याएं नहीं आती हैं, केवल इसमें जो संख्याएं आती हैं तो पूरी पूरी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, पूर्ण मान प्राप्त होना चाहिए, पूरा पूरा मान प्राप्त होना चाहिए। आप देखिए इनमें भी, इनको भी बांटते हैं अलग अलग तरीके से। तो चौथा है कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को क्या है कि i z प्लस या i प्लस से व्यक्त करते हैं, इसमें धनात्मक संख्याएं आती हैं। तो देखिए धनात्मक संख्या कौन सी है, 1 है, प्लस का, चाहे प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, प्लस वाली जो संख्याएं हैं वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। नंबर 5 ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इनको क्या है, z माइनस या i माइनस से व्यक्त करते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं ऊपर। तो इसमें कैसी संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक वाली संख्याएं आती हैं इसमें -1 -2 -3 -4 माइनस इंफिनिटी तक। तो ऋणात्मक जो संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।